रमन सर को कब दिया था? ओ, इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है थ्री पार्ट है ना। इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन जो है कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है ये बताए थे कल, और इक्वेशन भी बता दिए थे। तो एक पार्ट इसका आया था, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा। और एक आया था फ्री ऑस्किलेशन का भी पार्ट है जो पढ़ाए थे, जिसमें के एक्स लेते हैं नहीं, या ओमेगा स्क्वायर एक्स लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसको हम म्यू स्क्वायर भी लिखते हैं। और एक पार्ट था इसका जो डैम्पिंग वाला पार्ट था, वो था dx बाई dt, नहीं डैम्पिंग वाला पार्ट। ये थ्री पार्ट होता है फोर्स ऑस्किलेशन। एक होता है फोर्स इक्वल टू होता है ma, तो एक की जगह पे क्या लिख दिया है m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक पार्ट हो गया जो फ्री ऑस्किलेशन में जो पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक जो पार्ट है वह 2k dx बाई dt ले लिए हैं, जो कि डैम्पिंग ऑस्किलेशन का पार्ट। ये थ्री पार्ट है ना डैम्पिंग ऑस्किलेशन में। और एक होगा इसमें, इसको लिख देते हैं 2k dx बाई dt, एंड एक पीरियोडिक फोर्स इसमें एक्स्ट्रा होता है, पीरियोडिक फोर्स का इक्वेशन। तो पीरियोडिक फोर्स का लिए थे हम एफ नॉट साइन पी टी लिए थे ना, ये साइन पी टी, ये ना लिए थे। ये हो गया पीरियोडिक फोर्स, हो गया पीरियोडिक फोर्स एफ नॉट साइन पी टी, ये माने थे पीरियोडिक फोर्स, जिसके वजह से क्या होता है फोर्स ऑस्किलेशन होता है। अब इसको सभी का सम हो जाएगा एम टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा, पहले लिखते हैं डैम्पिंग फैक्टर जो है 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू हो गया एफ नॉट साइन pt। आगे समझ में, यही हो गया पीरियोडिक फोर्स हो गया। इसका ऑस्किलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा p बाई 2 पाई। देखो इस पर हम m से डिवाइड करेंगे, एफ नॉट बाई m, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये के क्या है, व्हाट इज के वाला जो फैक्टर है के, यहाँ पे हम किसको लिए हैं बी बाई टू एम को के लिए हैं, समझ गया ना। इसीलिए ये 2k हो गया। लिख देते हैं फिर के इक्वल टू हो गया बी बाई टू है, और ओमेगा स्क्वायर जो हो गया यहाँ पे
तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट लेते ना, कांस्टेंट a बाई m हो जाएगा। और यहाँ पे जो एफ नॉट बाई एम है इसको हम ले लेते हैं एम्पलीट्यूड है, ये फोर्स्ड ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड हो गया ये एफ नॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया किसका, था फोर्स्ड ऑस्किलेशन का। आगे समझ में, इस सारा तो वैसे बता ही चुके थे एक एक ठो चीज, ये अभी लिख दिए हैं, फिर से एक बार रिमाइंड दिला दिए हैं कि रिजल्टेंट इक्वेशन यही हो गया फोर्स्ड ऑस्किलेशन का। अब इधर लिखा हुआ है नहीं, डेफिनेशन तो लिखा चुके हैं पहले ही सारा। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करें। ये जो तुम्हारा फोर्स्ड ऑस्किलेशन का इक्वेशन है, इसमें जो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन टी हो गया। ठीक है, इसको एफ नॉट बाय एम को हम एम्पलीट्यूड जो है फोर्स का, उसको एफ स्मॉल एफ नॉट लिए हैं। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट इक्वेशन होगा। अब इसी इक्वेशन में हम लोग केस लेंगे एसटीडी केस, इसमें कि फर्स्ट ऑस्किलेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। समझ गया, जिसको हम एसटीडी स्टेट कहते हैं। व्हेन द स्टेटी स्टेट when एसटीडी स्टेट has been obtained। समझ गया, एसटीडी स्टेट का केस पहले लेंगे, या अटेंड has been obtained, या अटेंड भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, और इसमें कुछ और लिखाए थे कल, याद है? इसमें लिखाए थे कि आफ्टर द टसल बिटवीन द डैम्पिंग एंड द अप्लाइड फोर्स। हाँ हाँ, देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, उतना काहे लिखेंगे, इसको शॉर्टे में लिख दिए, व्हेन द एसटीडी स्टेट हैज बीन अटेंड हो गया। अब उसको उतना नहीं लिखना है, समझ गया, इसमें सारा चीज अपने छिपा हुआ है, जितना चीज लिखाए थे ना सब इसी सेंटेंस में आ गया। तो जब एसटीडी स्टेट हैज बीन अटेंड, द फ्रीक्वेंसी जो इस इक्वेशन का है, इसमें एक डैम्पिंग फैक्टर है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्पिंग ऑस्किलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ओमेगा बाय डैम्पिंग ऑस्किलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा बाय 2 पाई। The frequency of damping oscillation हो गया ओमेगा बाय 2 पाई, and the frequency of पीरियोडिक फोर्स जो है, पीरियोडिक फोर्स, उसका फ्रीक्वेंसी है T बाय 2 पाई होगा। क्योंकि देखो क्यों होगा, क्योंकि P जो लिए हैं वो ओमेगा के जगह पे क्या है, T लिए हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है,
पाई एफ इजिकल टू पी, इसीलिए एफ इजिकल टू नहीं हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई। आगे समझ में? हाँ, इसीलिए हम लोग इक्वेशन जो लेंगे ना, लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम मान लेंगे लेट इक्वेशन मान लेंगे x इज इक्वल टू ए साइन pt माइनस थीटा। ठीक है ना? ये थीटा हो गया फेज डिफरेंस हो गया। इक्वेशन, पीरियोडिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? याद होगा एसएचएम में बताए थे, फ्री ऑस्किलेशन में सॉल्यूशन भी निकाले थे फ्री ऑस्किलेशन का। इक्वेशन को सॉल्व करके लाए थे ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लाए थे। ओमेगा टी या फेज डिफरेंस रहेगा, ओमेगा टी माइनस थीटा भी ले सकते हैं फेज। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हो गया x इक्वल टू ए साइन पीटी माइनस थीटा, जहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया p बाई 2 पाई एज ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। समझ गया? तो यहाँ पे जो थीटा हो गया वो क्या हो गया? थीटा इज द पॉसिबल फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स, आई जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस हो गया तुम्हारा थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? बता जल्दी। डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑस्किलेटर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लिख रहा है, तो लिख रहा है। अच्छा लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, ये जितने भी रिजोनेंस होगा वहां भी रिजोनेंस का के बारे में बताए थे, वहां भी फेज था, फेज एंगल। हाँ हो गया। देखो मेन यही तक था, उसके बाद देखो बहुत आसान है अब इसका सॉल्यूशन। हाँ चले जाएंगे तुरंत, अभी पढ़ा रहे हैं क्लास। खुल गया फुल साइकिल खराब हो गया। पैसा का है।
देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या लिया है, a sin pt माइनस थीटा। अब इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय dt तो कितना आएगा, at cos pt माइनस थीटा आएगा। डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, टाइम का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है चेन रूल से। इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फिर p आगा बाहर आ जाएगा तो होगा p स्क्वायर a sin pt माइनस थीटा हो जाएगा, समझ गया। अब देखो ये जो पार्ट है हम जो निकाले हैं इसमें dx बाई dt का वैल्यू रखेंगे और d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर का वैल्यू दोनों आ गया, इसमें प्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर a sin pt माइनस थीटा प्लस cos pt माइनस थीटा होगा, वैल्यू रख दिया है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स जो है ना यहाँ पे, तो एक्स के जगह पे हम रख सकते हैं इतना a sin pt माइनस थीटा, और इज इक्वल टू हो गया कितना, इज इक्वल टू हो गया एफ नॉट साइन pt हो गया। अब साइन pt माइनस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है साइन pt माइनस थीटा, तो कॉमन आ जाएगा a साइन pt माइनस थीटा, इसमें क्या बचेगा माइनस p स्क्वायर और इसमें बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ना आएगा। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 a p a cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट साइन pt, ये ना होगा। हाँ साइन pt माइनस थीटा को कॉमन ले लिए हैं, तो लिख लिया। हाँ देखो ना अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमको मेरा एम क्या है, अम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करके। तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो आ गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इसको हम जो है ना ओमेगा नॉट ले लेते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओमेगा नॉट हो गया तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। देखो ये साइन pt माइनस थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया प्लस 2 a cos pt माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन pt में हम ऐसे लिख सकते हैं pt माइनस थीटा प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है ना।
माइनस थीटा प्लस थीटा, तो पीटी माइनस थीटा को मान लेंगे हम ए और थीटा को बी मान लेंगे, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 के पी ए कॉस, यहाँ आ जाएगा पीटी माइनस थीटा। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एफ नॉट साइन पीटी माइनस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस हो जाएगा फिर एफ नॉट कॉस पीटी माइनस थीटा, नहीं कॉस पीटी माइनस थीटा आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा साइन थीटा। हो गया ना। अब देखो इसमें क्या है, साइन जो है ना यहाँ पे साइन पीटी माइनस थीटा का कोफिशिएंट देखो क्या है, एफ नॉट कॉस थीटा हो गया साइन पीटी माइनस थीटा का कोफिशिएंट नहीं आ गया कितना, इसमें साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये cos pt माइनस थीटा का कोफिशिएंट आ गया एफ नॉट साइन थीटा। देखो दोनों तरफ से है, इससे क्या बेनिफिट मिला कि साइन पीटी माइनस थीटा इधर भी है और साइन पीटी माइनस थीटा इधर भी है, देख रहा है ना। तो इसका जो कोफिशिएंट है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए हो गया और इधर देखो cos pt माइनस थीटा यहाँ भी है, cos pt माइनस थीटा यहाँ भी है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, ये हो गया, समझ गया ना। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन पीटी माइनस थीटा कॉस पीटी माइनस थीटा का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर देंगे दोनों तरफ, है समझ में। क्योंकि यदि सॉल्यूशन होगा टी के सभी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन होल्ड करेगा तो कोफिशिएंट जो होगा ना दोनों तरफ आइदर साइड इक्वेशन का वो इक्वल होना चाहिए, समझा। लिख देंगे नीचे में, ये सब लिख लिया ऊपर वाला फैक्टर। पहले लिखना पड़ेगा कि इस सॉल्यूशन होल्ड गुड फॉर, जानते फर्स्ट ऑस्किलेशन है ना, तो ये सॉल्यूशन इज टू होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी हो जाएगा। इस सॉल्यूशन इज होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, then the coefficient of sin theta and cos minus theta must be equal respectively both sides of the above equation, समझ गया, both sides of the above equation हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा a ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर जो कोफिशिएंट है देखो कितना है एफ नॉट कॉस थीटा होगा और इधर cos pt माइनस थीटा का कोफिशिएंट क्या है एफ नॉट sin थीटा, इधर है ये 2k p इज इक्वल टू है एफ नॉट sin थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
लिखा। अब देखो यहाँ से हमको हमारा एम क्या है, ये जो हम फोर्स्ड ऑस्किलेशन का जो इक्वेशन लिए हैं उसमें क्या क्या मान लिए हैं, तो अम्पलीट्यूड एज्यूम कर लिए थे x इक्वल टू a साइन pt माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमको अम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू। मेन मेरा मोटो क्या है कि ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हम अननोन क्वांटिटी क्या ले लिए हैं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है। इस दोनों का मेरा मेन एम रहेगा कि जो हम मान लिए हैं अननोन क्वांटिटी इक्वेशन में, वह अननोन क्वांटिटी कौन कौन है। तो एक है हमारा अम्पलीट्यूड जो कि एज्यूम कर लिए हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। और एक है फेज डिफरेंस थीटा का वैल्यू। ये मेरा मेन एम है, इस दोनों का वैल्यू कैसे इस इक्वेशन से हम सॉल्व करके लाएंगे। तो देखो इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो यहाँ देखो cos थीटा sin थीटा है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फ्री फ्रॉम थीटा, यहाँ से थीटा से फ्री हो जाएगा ये इक्वेशन। तो तुम्हारा इधर ए निकल जाएगा, नहीं आ जाएगा ना ए। तो यहाँ से तुमको आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू होगा एफ नॉट का स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट का स्क्वायर। सो ये इक्वल टू आ गया कितना, एफ नॉट बाय रूट अंडर हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर। नहीं आ गया, यहाँ से हमको ए का वैल्यू आ गया अम्पलीट्यूड। समझ यार, यानी फोर्स ऑस्किलेशन में जो अम्पलीट्यूड होगा ऑस्किलेटर का, वो अम्पलीट्यूड आ गया। अब हमको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो डिवाइड कर देंगे, इसको लिख लिया। ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइवर या फोर्स्ड ऑस्किलेटर का एम्पलीट्यूड हो गया। लिख देंगे इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन। नेक्स्ट हो गया फाइंड द फेज एंगल फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे sin थीटा बाय cos थीटा। एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 के बाय के ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ए से एक कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 के पी बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नहीं आ गया,
आ गया। अब यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2 के बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आ गया थीटा का वैल्यू, फेज डिफरेंस। लिखा। लिखो जल्दी। समझ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि हम जो इक्वेशन लिए हैं x इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखेंगे साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा विल लाई, तो थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। समझिए ना, 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा थीटा का वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना तो निगेटिव हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक पॉजिटिव होने का रेंज है, तो 0 से लेकर पाई तक। हाँ, इसीलिए 0 से पाई के बीच में होगा थीटा का वैल्यू, लाई करेगा ये। तो अब जो हम इक्वेशन माने हैं क्या, x इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा, याद है ना, ये इक्वेशन माने थे। तो इसमें a का वैल्यू रख देंगे और थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन जो होगा लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ए और डिफरेंस जो है डिफरेंस थीटा का वैल्यू रखेंगे, देन इक्वेशन और द डिस्प्लेसमेंट जो होगा विल बी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट बाय एम्पलीट्यूड के जगह पे क्या आया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर, ये आया था। और साइन क्या है, साइन पीटी है, तो साइन पीटी या माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे यही रख देंगे। tan इनवर्स 2 पी के बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ना था। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए, समझ गया।
ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया, क्योंकि एसएचएम का जो होगा ना इक्वेशन इसी तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि एसएचएम है। नहीं, द इक्वेशन above equation represents the SHM having frequency कितना है, having frequency p by 2 pi। ये p by 2 pi हो गया फ्रीक्वेंसी इसका। जैसा कि ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फोर्स का भी तो फ्रीक्वेंसी इतना ही ना था, p by 2 pi। लिख सकते हैं सेम एज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। नहीं लिखना तो जरूरी नहीं है, इसे समझने के लिए। लेकिन देखो इससे ये हुआ, देखो इससे ये हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बता रहा है कि हम जो माने थे ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी देख रहा है एफ नॉट साइन पी टी, पी बाई 2 पाई था फ्रीक्वेंसी। ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट का भी फ्रीक्वेंसी आ गया है। लेकिन डिफरेंस किस में आया है, तो डिफरेंस आया है फेज डिफरेंस में। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स का फेज डिफरेंस क्या था, यहाँ पर एंगल था, फेज एंगल पीटी था, लेकिन हमको आ गया है पीटी माइनस इतना थीटा। तो लिख सकते हैं बट लैगिंग, लैगिंग किसमें हो रहा है, बट लैगिंग इन फेज डिफरेंस। समझिए, फेज डिफरेंस में लैगिंग हो रहा है कितना से, तो बाई लिख सकते हैं इतना से, टेन इनवर्स 2 पी के बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इतना से लैगिंग हो रहा है ना। क्योंकि हम जो ड्राइविंग फोर्स लिए थे वो पीरियोडिक फोर्स था, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना था, पी बाई 2 पाई। लेकिन फेज यहाँ पे थीटा नहीं ना था, जीरो था इनिशियल फेज, यहाँ पे पीटी था, लेकिन इसमें आ गया पीटी माइनस इतना आ गया थीटा। इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस में कहीं ना कहीं लैगिंग है। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जिस जैसा जिस फ्रीक्वेंसी से मतलब फोर्स लगा रहा है, फोर्स वाइब्रेशन में फोर्स सब्जेक्ट कर रहा है बॉडी पे, जितना फ्रीक्वेंसी से उतना ही फ्रीक्वेंसी उसके डिस्प्लेसमेंट में भी हो रहा है। समझिए, लेकिन चेंज हो रहा है उसके फेज में, चेंज आ रहा है कितना से, तो फेज निकाल लेंगे इस फार्मूला से, फेज है समझे, जहाँ की फेज जीरो और पाई के बीच में लाइक करेगा। समझिए, तो इसका जो हाँ, लेकिन इसका जो अम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ घटेगा, इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है रियली इक्वेशन का। इसीलिए इसमें कुछ एक और फैक्टर होगा इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें टर्म जो लिए है ना एफ नॉट साइन पाई टी, जिसमें कंटेन विच कंटेन्स क्या हो रहा है, द वेरिएबल एक्स और डेरिवेटिव दोनों है ना, इसीलिए इसमें एक्स फैक्टर भी है और डेरिवेटिव भी है, दोनों फैक्टर है। इसलिए सॉल्यूशन जो इसका होना चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, इसमें देखो क्या होता है कि ये जो फोर्स्ड ऑस्किलेशन होता है ना, तो क्या होता है कि पहले डैम्पिंग ऑस्किलेशन वेनिश होता है, तब इसका ऑस्किलेशन शुरू होता है। तो डैम्पिंग ऑस्किलेशन में क्या होता है कि अम्पलीट्यूड जो है ना टाइम के साथ घटता है। समझिए, तो, तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है इसमें तो सिर्फ फोर्स्ड ऑस्किलेशन और डैम्पिंग वाला फैक्टर है ही नहीं, इसलिए कंप्लीट
कोई एक और फैक्टर इसका होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं इसका एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ घट रहा है। समझ गया ना? कितना टाइम हो रहा है सो? अच्छा ठीक है, तो अब इसका जो है ना कल बताएंगे आगे वाला। नहीं, थोड़ा सा बाकी रह गया है। इसमें जो है ना रिजोनेंस, बात है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें रिजोनेंस वाला फैक्टर भी होगा। तो रिजोनेंस करेगा निकालने के लिए तो उसका अलग से फिर कंडीशन सब है, बहुत सारा कंडीशन इसमें एराइज होता है। समझ गया ना? इसमें ने, इसमें जो इक्वेशन होगा ना, इसमें लिख देंगे कि एबव इक्वेशन नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन। लिख देंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन। देखो कोई भी इक्वेशन देखो, एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन, एक होता है इनहोमोजीनियस इक्वेशन। समझ गया? तो होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहा जाता है? देखो एक इक्वेशन जो है इस तरह का है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी प्लस 2b इजकल टू 0 या 2b एक्स इजकल टू 0। समझ गया? 2b एक्स इजकल टू 0 या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2b एक्स इजकल टू 0 है। ये पूछेगा कि इसमें ये क्या है, ये इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में भी, इसमें ये दोनों डिफरेंशियल फॉर्म है ना? और इसमें तो नहीं है, इसमें क्या है कि एक है डिफरेंशियल फॉर्म में और एक है विदाउट डिफरेंशियल फॉर्म। है समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा इनहोमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि एक है हाँ एक है डिफरेंशियल वाला इक्वेशन है और एक है विदाउट डिफरेंशियल वाला फैक्टर है, तो इसको कहा जाता है इनहोमोजेनियस इक्वेशन। जैसे इसमें देखो डी स्क्वायर एक्स प्लस डी टी स्क्वायर प्लस 2 के डी एक्स बाई डी ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं ना है? सभी फैक्टर यदि रहता है डिफरेंशियल फॉर्म में तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है, तब इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है। समझ गया? होमोजेनियस इक्वेशन है इसीलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यह नहीं होगा। इट इज एन होगा, इट इज एन इनहोमोजेनियस इक्वेशन या इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गया? इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसीलिए है because of the presence of
फोर्स्ड ऑस्किलेशन, तो फोर्स्ड ऑस्किलेशन का हम कितना ले लिए हैं इक्वेशन? फोर्स्ड ऑस्किलेशन के लिए हम ले लिए हैं फैक्टर एफ नॉट साइन एफ नॉट साइन पीटी हो जाएगा, समझ गया ना? ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन आ गया क्योंकि इधर जो है डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है, इधर डिफरेंशियल फॉर्म है, तो ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन हो गया, समझ गया? इसीलिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं होगा। इसमें लिख भी सकता है, ये जो टर्म है ना, इट कंटेन्स neither variable nor डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये जो टर्म है ये में कंटेन्स नाइदर वेरिएबल, वेरिएबल माने क्या हुआ एक्स, वेरिएबल एक्स इसमें नहीं ना है, वेरिएबल एक्स नॉट डेरिवेटिव, दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेफ्ट एंड राइट साइड में इधर है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में है, इधर है डिफरेंशियल फॉर्म में है कि नहीं, इसलिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में अलग अलग टर्म में दिया हुआ है, एक तरफ वेरिएबल है एक तरफ वेरिएबल नहीं है, समझ गया ना? इसीलिए इनहोमोजेनियस इक्वेशन हो गया। है समझ में? क्या कहा? हाँ वो तो है ही। अब इसमें जो है ना, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक बार हम एफ नॉट जो है जब फोर्स्ड ऑस्किलेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, डैम्पिंग ऑस्किलेशन हो जाएगा। था डैम्पिंग ऑस्किलेशन का इक्वेशन जो होगा उसमें इस ऑस्किलेशन को ऐड कर देंगे। क्यों? देखो अभी जो है फोर्स्ड ऑस्किलेशन में ये कंप्लीट इक्वेशन क्यों नहीं है फोर्स्ड ऑस्किलेशन का? इससे पूछेगा तो क्या जवाब देगा कि ये फोर्स्ड ऑस्किलेशन का इक्वेशन क्यों नहीं है? तो तुम क्या जवाब देगा कि यह जो है ना सो इनहोमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों है? तो इसके लेफ्ट साइड में डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएबल भी है एक्स, जबकि राइट साइड में ना तो डिफरेंशियल फॉर्म में है ना वेरिएबल है इसका सॉल्यूशन, समझ गया ना? ना इसका डेरिवेटिव है और ना इसका क्या है, वेरिएबल एक्स है, दोनों टर्म नहीं है, इसीलिए ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है। लेकिन यदि ये होमोजेनियस हो जाता तो इसका यह सॉल्यूशन क्या हो जाता, तब वो हो जाता डैम्प्ड ऑस्किलेशन। इधर वाला फैक्टर को जीरो कर देंगे तो इस इक्वेशन जो आएगा, इक्वेशन किसका निकलेगा, डैम्पिंग ऑस्किलेशन का इक्वेशन हो जाएगा ना। इसी के वजह से ना ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि इधर वाला जीरो हो जाता टर्म तब तो यह इक्वेशन इसका होता नहीं, लेकिन तब ये हो जाता इक्वेशन, यदि जीरो हो जाता तो ये हो जाता इक्वेशन किसका था, डैम्पिंग ऑस्किलेशन का इक्वेशन हो जाता। तो डैम्पिंग ऑस्किलेशन का यदि इक्वेशन होता तो डैम्पिंग ऑस्किलेशन में यदि पढ़ा नहीं है तो देखना उसका जो सॉल्यूशन होता है, यदि इधर वाला वेक्टर जीरो होगा तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है, x = a e का पावर माइनस at होता है, समझ गया? और होता है साइन pt, हाँ बताए थे एक बार, इस तरह का सॉल्यूशन होता है इसका, ये बता रहा है कि हम देखो डैम्पिंग ऑस्किलेशन किसको कहा जाता है, तो ऑस्किलेशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। नहीं माने उसका ग्राफ इस तरह से होता है, बताए थे, याद होगा
इस तरह का ग्राफ होता है, यानी अम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाता है डैम्पिंग ऑस्किलेशन का। ये जो बता रहा है कि अम्पलीट्यूड जो है e का पावर माइनस kt रिप्रेजेंट्स द अम्पलीट्यूड है ना, ये अम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। इसका मतलब है कि फोर्स्ड ऑस्किलेशन में इधर वाला जो फैक्टर है EV है और इधर वाला एक्स्ट्रा फैक्टर है फोर्स्ड ऑस्किलेशन वाला फोर्स है। तो इसीलिए इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में फोर्स्ड ऑस्किलेशन में दो पार्ट है। एक है डैम्पिंग फैक्टर का, डैम्पिंग ऑस्किलेशन का इक्वेशन है, इसीलिए फोर्स्ड ऑस्किलेशन का जो इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑस्किलेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। समझिए, फर्स्ट जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो है इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑस्किलेशन। इसलिए डैम्पिंग ऑस्किलेशन का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू e का पावर माइनस kt sin pt माइनस थीटा, ये वाला फैक्टर होगा प्लस उसमें जुड़ जाएगा। अभी तो निकाले हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन वाला इक्वेशन, वो दोनों ऐड होकर के तब कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उसका। समझे? तो बाकी कल लिखा देंगे। हाँ तो आप बुक से भी अब देखेगा तो समझ जाएगा। हाँ ठीक है सर।